और जानकारी के लिए राजेश। और अब बात करेंगे संसद भवन के उद्घाटन में मिशन 2024 का एजेंडा, क्योंकि ये दरअसल जो विरोध है ये उसी का एजेंडा नजर आता है, ऐसा तमाम सारे लोग कह रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी कहते हैं। विपक्षी एकता की ताजा मुहिम में संसद के नए भवन के उद्घाटन को लेकर सियासी जंग तेज हो गई है। बयानबाजी का दौर जारी है। विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी के क्रेडिट को नजरअंदाज करने के लिए नित नए तर्क सामने रख रहा है। ये बात दीगर है कि कोरोना काल में ये संसद भवन बनकर तैयार हुआ है। पीएम मोदी ने 28 मई को संसद का नया भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। अमृतकाल में देश को मिलेगा नया संसद भवन। 19 विपक्षी पार्टियों ने इसका बायकॉट किया है और कोरोना काल में संसद भवन सहित सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की प्रधानमंत्री ने की थी शिलान्यास, और तब कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने इसे फिजूल खर्ची बताया था और इसके शिलान्यास का बहिष्कार किया था। उद्घाटन के मौके पर अब कांग्रेस पार्टी दे रही है अलग तर्क। राष्ट्रपति से उद्घाटन कराने की है मांग। आम आदमी पार्टी, एनसीपी, आरजेडी, जेडीयू सहित 19 पार्टियों ने कांग्रेस का दिया है साथ। ओवैसी ने उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष से कराने की मांग तेज की है। विपक्ष की सियासत पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर मामले पर नहीं होनी चाहिए सियासत, इसे राजनीति से मत जोड़िए। अमित शाह ने कहा कि पुरानी परंपराओं से नए भारत को जोड़ने की यह एक भावनात्मक प्रक्रिया है और इसको समझने की जरूरत है। इस बीच 4 गैर एनडीए दलों ने उद्घाटन में शामिल होने को स्वीकृति दी है। बीजेडी, वाईएसआर-सीपी, अकाली दल सहित बसपा भी समारोह में शामिल होगी। पूर्व संसदीय कार्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि नया संसद भवन कांग्रेस का प्रस्ताव था, लेकिन मोदी ने इसे पूरा करके देश को दिया है शानदार तोहफा। राहुल गांधी के ट्वीट से दरअसल शुरू हुई विपक्षी दलों की मुहिम। विपक्ष ने मर्यादा का सवाल उठाया तो बीजेपी ने जवाब दिया है। छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा का सोनिया गांधी ने किया था उद्घाटन। राज्यपाल को किया गया था नजरअंदाज, उन्हें इनवाइट ही नहीं किया गया था। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने पार्लियामेंट एनेक्सी और लाइब्रेरी का किया था शिलान्यास और उद्घाटन। नए संसद भवन में दिखेगा भविष्य का भारत। 1124 सांसदों के बैठने की व्यवस्था। 900 करोड़ की अनुमानित लागत से बना है यह भव्य 4 मंजिला भवन। तो यह समझने की जरूरत है कि विपक्षी एकता की जब बात करते हैं तो किस तरह से, क्या यह सिर्फ संसद भवन के उद्घाटन का विरोध है, नए संसद भवन का जो नया परिसर बना है, नया भवन बना है, उसके उद्घाटन का विरोध है, या इसके पीछे भी कोई एजेंडा है? कहीं ये 2024 के चुनावों की बात तो नहीं आ रही है इसमें? इस पर भी बात करेंगे। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए संसद भवन के उद्घाटन को ऐतिहासिक पल बताते हुए विपक्ष द्वारा किए जा रहे विरोध पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। उन्होंने कहा कि आने वाली 28 तारीख स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम दिन की तरह स्थापित होगी। इस ऐतिहासिक अवसर को गरिमामय और गौरवशाली बनाने की बजाय कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के द्वारा जिस प्रकार की बयानबाजी हो रही है वो अत्यंत ही दुखद और गैर जिम्मेदाराना है। लोकतंत्र को कमजोर करने वाला है। वहीं भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने क्या कुछ कहा, आइए ये भी सुनते हैं। इस ऐतिहासिक पल में कुछ विपक्षीय पार्टियां हैं जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से बहुत नफरत करती हैं। वो केवल एक नजरबट्टू मात्र बनकर रह गई हैं। हर सकारात्मक काम का, हर ऐतिहासिक पल का विरोध करना ये उनका चरित्र बन गया है। और नई संसद में सेंगोल स्थापित किए जाने पर भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सी राजागोपालचारी के पड़पोते CR केशवन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। As an Indian, I would like to thank our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. I want to express my heartfelt thanks, because only a person who's has a very profound understanding of Indian civilizational heritage and Indian culture and has a deep, immense respect for our values and parampara can ensure that such an important event is brought back from oblivion
into light and also given its due place in history. वहीं आचार्य प्रमोद कृष्णम ने विपक्ष के विरोध पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर देश की संसद का उद्घाटन भारत का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो क्या पाकिस्तान का पीएम करेगा? देखिए, भारत की संसद भाजपा की संपत्ति नहीं है। भारत की संसद को भाजपा का समझना ठीक नहीं होगा। देश की संसद का उद्घाटन देश का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो कौन करेगा? क्या हिंदुस्तान की संसद का उद्घाटन हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं करेगा, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करेगा? और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए, विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय गिरी जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, स्वागत है आपका। अब इसके साथ ही साथ राहुल लाल, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और कांग्रेस के समर्थक माने जाते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी, बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा जुड़े हुए हैं। विनोद जी, स्वागत है आपका भी। और विनोद जी, अगर आपके साथ इस चर्चा की शुरुआत करना चाहें और ये समझना चाहें कि दरअसल क्या ये विरोध का मामला इतना सीधा दिखता है या इसमें तमाम राजनीति है? क्योंकि ऐसा लगता है कि अब 2024 का जो चुनाव है उसके साथ में बहुत सारी चीजें अब लिंक होती हुई दिख रही हैं। क्या कहेंगे आप? निखिल, मैं पहले आपके ही रिपोर्ट पे आता हूं कि आपने जो अपनी रिपोर्ट में दिखाया है कि ये संसद भवन का उद्घाटन है या 2024 का एजेंडा, तो ये साफ अभी इसमें कोई किंतु और परंतु नहीं है। लोग इस बात को जान रहे हैं क्योंकि इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझने की जरूरत है कि पहला वो ट्वीट राहुल गांधी का आया था जिसपे उन्होंने एक सजेशन के रूप में उन्होंने मांग की थी कि इसमें जो संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है उसको राष्ट्रपति के द्वारा होनी चाहिए। तब ऐसी कोई चर्चा नहीं थी कि इसके उद्घाटन का क्या होगा, क्या स्वरूप होगा। उस समय में लोकसभा सचिवालय ने इस तरह का कोई नोटिफिकेशन भी नहीं दिया था। तो अब यह सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी उसमें अपना क्या मकसद पूरा करने जा रहे थे कि अब वो थोड़ा हम लोगों को, इन लोगों को शायद पता हो, राजनीति के लिए हमारे मानते हैं कि ये पब्लिक डिस्कोर्स में चीज़ें आती है चली जाती है, लोग याद नहीं रखते हैं। लेकिन आपको याद होगा कि जिस कोरोना महामारी के बीच में ये सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और संसद भवन का शिलान्यास के बाद जब प्राइम मिनिस्टर आगे आए थे तो आप उस देखिए कि उस समय में कांग्रेस के सहित कई विपक्षी दलों ने इस कारण इसका बहिष्कार किया कि ये इस दौर में ये सबसे फिजूल खर्ची है। जब हमारे पास ऑलरेडी संसद भवन है तो उसके बाद कोई नए संसद भवन की जरूरत नहीं है, बला बला करते हुए उन्होंने इसका बहिष्कार किया। आपको याद होगा कि उसके बाद राहुल गांधी उस कोरोना काल में, अगर आप उनका ट्वीट उठा के देख लें तो लगातार 1 महीना इस नए संसद भवन की परिकल्पना और संसद भवन के प्रोजेक्ट और जो सेंट्रल विस्टा का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए वो लगातार एक कैंपेन चलाते रहे कि वो इस तरह से बताते रहे कि ये फिजूल खर्ची है, ये मोदी गवर्नमेंट का एक नासमझी है। वो इस चीज़ को लगातार लोगों को समझाते रहे, बताते रहे। इसी बात को लेके वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटकाया गया था। आज देखिए कि ठीक इसी मुद्दे को लेके कि उद्घाटन कौन करेगा या उद्घाटन समारोह में कौन बने आए, ये सब कुछ लोकसभा सचिवालय को तय करना है। लेकिन यहाँ एक पीआईएल भी अब सुप्रीम कोर्ट में आज दाखिल की गई है कि उसमें कहा गया है कि उसमें संविधान की जो व्यवस्था है उसके हिसाब से राष्ट्रपति को करनी चाहिए। तो ये सीधी सीधी बात है कि ये लोगों को जो भरमाने की और लोगों को एक व्यवस्था में जो आपने जो बातें रखी है उसको हटाने के लिए, उसको छुपाने के लिए आपने एक नई सियासत का मुहिम किया है। और इस सियासत के मुहिम में अगर राहुल गांधी के साथ में 19-20 पॉलिटिकल पार्टी ने साथ दिया है और वो इसको एक बाइकआउट करके अपने को इसमें एक विपक्षी एकता की मुहिम मान रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको लग सकता है कि ये 2024 के एजेंडा के लिए वो एक एजेंडा के रूप में 2 लोगों के सामने में लाया है। और सवाल यह है कि इन सारे लोगों का, इन सारे पॉलिटिकल पार्टीज का विरोध बीजेपी से हो ना हो, लेकिन विरोध मोदी से है और वो इसका एक एजेंडा 2024 का ये सामने में ये नए संसद भवन का उद्घाटन बना है। निखिल जी, निश्चित तौर पर ये एजेंडा सामने दिख रहा है। राहुल लाल जी, अगर जब सोनिया गांधी, जिसको कहना चाहिए कि किसी संवैधानिक पद पर ना होते हुए, अगर वो छत्तीसगढ़ के विधानसभा का उद्घाटन करती है, राज्यपाल को उससे बाहर रखा जाता है, मणिपुर उसका एक और उदाहरण है, और जब इस तरह के तमाम उदाहरण हैं तो ये क्यों ना समझा जाए कि ये सियासत 2024 का एजेंडा लेकर चलने की है। और जब आप स्वयं ऐसा कर चुके हैं तो जाहिर तौर पर इसमें कोई विरोध जैसी बात नहीं बचती। देखिए, मेरा मानना है कि जो छत्तीसगढ़ के विधानसभा का अगर उद्घाटन था तो वो उद्घाटन जो है कि राज्यपाल जी को करना चाहिए था, क्योंकि अगर पूर्व में संवैधानिक परंपराओं का पालन नहीं हुआ। और दूसरे जो कुछ उदाहरण और दिए जा रहे हैं, मान लीजिए कि 1975 का उदाहरण है, 1987 का उदाहरण है कि एनएक्सी बिल्डिंग का उद्घाटन जो है वो इंदिरा गांधी जी ने किया।
तो देखिए एनेक्सी बिल्डिंग की तुलना पूरे संसद भवन से हम लोग नहीं कर सकते। 1987 के लाइब्रेरी के बिल्डिंग की तुलना पूरे संसद भवन के उद्घाटन की तुलना नहीं कर सकते। वैसे वो भी और अगर संसद कहीं भवन का राजनीति एक भी इम्पोर्टेंट कह रहा हिस्सा हूं, है, वैसे वो भी संसद भवन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, लेकिन अगर चलिए आप नहीं, उसकी हिस्सा तुलना नहीं है, करना लेकिन चाहते देखिए- तो कम से कम न्यू रायपुर के विधानसभा का जो बना है उसकी तुलना तो करना चाहेंगे। नहीं, बिल्कुल करना चाहूंगा और मैं मानता हूं कि वो उद्घाटन माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा होना चाहिए। तो आपको नहीं मैं लगता इसलिए कि कह रहा हूं फिर कांग्रेस पार्टी को पहले उस पर माफी मांगकर उसके बाद तब आगे आना चाहिए था? देखिए, अब बात यह है कि अब वो तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहेंगे कि माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए, लेकिन देखिए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 69 है बिल्कुल स्पष्ट कर रहा है कि हमारा संसद बनता किससे है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। माननीय प्रधानमंत्री जिसे किसी का कोई विरोध नहीं है, वो प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कि सत्तारूढ़ पार्टी के प्रधानमंत्री है और विपक्ष के 19 पार्टियों के प्रधानमंत्री वो नहीं है, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। अभी भी मैं तो कहूंगा कि भाई 28 मई को आपका जो है कि उद्घाटन समारोह है, आप इसमें अगर संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, चलिए उद्घाटन प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, राष्ट्रपति महोदय को निमंत्रण ही नहीं। एक तरह से दलित पहले जो है कि दलित आदिवासी राष्ट्रपति बनी है, उनको उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। पूर्व राष्ट्रपति जो रामनाथ तो सवाल तो जी फिर थे, वही उन्हें भी घूम फिर कर आ गया निमंत्रण ना कि राज्यपाल को भी उद्घाटन का निमंत्रण नहीं दिया गया था। इसी तरह की परंपराएं पहले रही थी, तो अपने बारे में या तो उस चीज पे माफी मांग के उसके बाद आते कि जी हमसे गलती हो गई थी, हमें माफ कर दें, और अब एक नई परंपरा रखें, उनसे निवेदन है। नई परंपरा की बात देखिए, देश में नए संसद का उद्घाटन पहली बार हो रहा है। संसद की तुलना भी हम लोग कह रहे हैं कि मैं तो फिर भी मैंने स्पष्ट तौर पे कहा कि राज्यपाल को करना चाहिए था, वो भी चीज गलत था। लेकिन अगर एक विधानसभा तो राज्य में भी तो विधानसभा जो है वो भी तो लोगों के भावनाओं का प्रकटीकरण का स्थान ही तो है, वो भी तो लोकतंत्र का मंदिर है। आप उसको किस तरह से अलग कर सकते हैं? मैंने आपके बात को पूरी तरह से स्वीकार किया जी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर राज्य के स्तर पर कहीं छोटे गलत उदाहरण सेट कर दिए गए तो क्या लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के मामले पर भी गलत उदाहरण सेट किए जाएंगे? नंबर 1। नंबर 2, देखिए ये राष्ट्रपति महामहिम के शक्तियों को सीधे सीधे उनके प्रभाव को दरकिनार करने का प्रयास मैं मानता हूं कि जिस तरह से तमाम संवैधानिक संस्थाएं इस समय दबाव में है, कहीं न कहीं ये राष्ट्रपति महोदय जो पूरा राष्ट्रपति भवन है उसकी अवहेलना। मैं कह रहा हूं कि चलिए राष्ट्रपति जी अगर उपलब्ध नहीं थे जी। दरअसल राहुल जी, अंग्रेजी में कहा जाता है रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस। जब आप कर कुछ रहे होते हैं और उसका निहितार्थ कुछ निकलता है, क्योंकि ये बात समझी जा रही है कि ये जब लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में वो स्वयं, अभी आपने तस्वीरें दोबारा देखी होंगी कि इसका लगातार समीक्षा करते रहे और लगातार ये भवन बनता रहा, तो एक बार और इसके उद्घाटन में जिस तरह से विरोध किया गया था, अब यह लगता है कि शिलान्यास में दरअसल, तो अब यह लगता है कि कहीं जो एक बड़ी लकीर पीएम मोदी ने खींची है वो उसका क्रेडिट ना लूट ले जाए, 2024 में कहीं कोई फायदा ना हो जाए, तो क्यों ना इसको ऐसा माना जाए? इसका जवाब इसका जवाब मैं धनंजय गिरि जी से लूंगा। धनंजय गिरि जी, आपको लगता है कि कहीं क्या कोई कमी रह गई विपक्ष को एक कॉन्फिडेंस में लेने की, या ये कोरी राजनीति है, आपने कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की? निखिल जी, जवाब ही आप दे रहे हैं। जो राहुल लाल जी तब सबसे कह रहे हैं उसका जवाब आप नहीं दिया कि मोदी जी की लोकप्रियता से समस्या है। समस्या ये नहीं कि संसद भवन का उद्घाटन कौन कर रहा है, नई सदन का संबंध केवल उद्घाटन से नहीं है। नई सदन में नए नारे, नई नीतियां, नई पर बहस जरूरी है। दुर्भाग्य से विपक्ष के पास कोई नैरेटिव है ही नहीं। उद्घाटन का विरोध सिर्फ विपक्ष की कुंठा को दर्शाता है। विपक्ष को चाहिए कि नए आंकड़े के साथ अखाड़े में आ जाए, लेकिन दिक्कत ये है दरअसल मेरा सवाल ये था धनंजय जी, दरअसल मेरा सवाल ये था कि क्या विपक्ष को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाना चाहिए था? उनको एक मत लेते कि भाई हम इसका उद्घाटन करेंगे, या एक ऐसा प्लान है? आप बताइए निखिल जी, अगर सिलसिलेवार चलें तो जब पहले एक बार एक दलित महिला, आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने की बात हुई तो आपने उसका विरोध किया, सारे दलों को एकत्र करके विरोध किया, और विरोध करने के लिए आपको प्लेयर नहीं मिला तो हमारे यहाँ से बोरो प्लेयर ले लिया। उसके बाद उनके खिलाफ बोला, आपके पार्टी के नेता ने बोला, अधीर ने बोला, उसके बाद तमाम लोगों ने बोला, आपने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। उस समय राष्ट्रपति का कोई अपमान नहीं हुआ। जब संसद भवन बनने गई तो आपने कहा कोरोना काल में बना रहे हैं। आपकी समस्या ये है कि कांग्रेस जो करप्शन का पर्याय हो गई थी, जहां का पीएसयू बनाए गए थे खून चूसने के लिए देश की जनता का, वहां इतने कम समय में उद्घाटन करके एक नई सदन, एक नई इबारत कैसे लिखी जा रही है? लोकसभा में 144 खंबे लगे हुए हैं। धारा 144 इस देश के लोगों का जबान बंद करने के लिए इस्तेमाल की गई।
एक ये नई सुबह है, नई तैयारी की जा रही है। हम 9 वर्ष की संसद की कालिमा को धोने का प्रयास, 9 वर्ष में संसद की कालिमा को धोने का प्रयास कर रहे हैं। 144 धारा लोगों का मुंह बंद कराने का काम आ रही है। ये बोलता हुआ संसद है, संसद के सामने सर झुकाकर सदा संहिता के साथ जो नरेंद्र मोदी खड़े होते हैं, 140 करोड़ लोगों की ताकत से दुनिया उनके सामने सर झुका कर खड़ी होती है। आज पंपुआ झुका है, कल पपुए भी झुकेंगे देश के। लेकिन आप उठाकर देखें, जब ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कहता है मोदी इज बॉस, तो इस देश में एकता, एकजुटता होनी चाहिए। इस देश का विपक्ष और पक्ष एक साथ खड़ा होना चाहिए। नई सदन से प्रेरणा लेकर नरेंद्र जी सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, उसके साथ नए नैरेटिव के साथ पक्ष और विपक्ष खड़ा होना चाहिए। लेकिन सिर्फ हंगामा खड़ा करना अगर आपका मकसद है, आपकी कोशिश है कि सूरत कैसे बदल रही है, परेशानी तो ये है कि देश की सूरत और सीरत कैसे बदल रही है। गुर्बत से शोहरत का सफर करने वाले नरेंद्र मोदी आज इनके लिए सबसे बड़ी समस्या बन चुके हैं। सर पे चुनाव है, विपक्षी एकता की चुनाव की चुनचुनाहट से विपक्षी एकता में खलबलाहट है कि कमाल का विरोध है। आप देखिए, विसंगतियों के बीच विरोध है। तृणमूल कांग्रेस के साथ खड़ा हो रही है। तृणमूल मतलब ग्रास रूट कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस ग्रास रूट की पार्टी नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ खड़ा हो रही है, यानी कांग्रेस राष्ट्रवादी पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी जिसने भ्रष्टाचारियों की सूची जारी की थी, उसमें परम आदरणीय शरद पवार का भी नाम भटक गया, मुद्दे पे रह जाइए, मुद्दे पे खड़ा हो रही है। राहुल लाल जी, ठीक है, ठीक है, राहुल लाल जी के पास आते हैं जी। पूरा बोल लेते हैं, मैं कहीं बोलता हूँ। आपको बेचैनी है क्या? बीमारी है? राहुल लाल जी आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं राहुल लाल जी आ रहे हैं। 10-15 सेकंड का समय और दे दीजिए, 15-20 मिनट का समय और दे दीजिए। राहुल लाल जी आपके पास आ रहे हैं, जल्दी से खत्म कर लीजिए जी। मैं यही कह रहा हूं कि विपक्ष का मुद्दा है, विपक्ष विरोध करे, मुद्दा आधारित विरोध करे। अगर मुद्दा नहीं है तो कहते कि मुद्दा नहीं। नई सदन में आइए, देश के सपनों को साकार करिए। आप कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे। देश की जनता तो पहले से तय कर चुकी है, आपको जाने नहीं देंगे सदन में, क्योंकि आपकी जो हरकतें हैं वो देश को डिमोरलाइज कर रही है, देश को डिमीन करने की है। देश की जनता ने पहले से तय कर लिया है। चलिए राहुल लाल जी, जी जवाब ले लेते हैं जी, जवाब ले लेते हैं। राहुल लाल जी ये बताइए कि क्या सचमुच मुद्दों की कमी है? क्योंकि तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं, क्योंकि देखिए बिल्कुल कमी नहीं है, बस हमें कुछ सेकंड जरूर समय दीजिएगा। हाँ, पूरा देश आराम से बोलिए, आदत नहीं मुझे बोलने की। हाँ, नहीं, मैं कह रहा हूं पूरा देश भारतीय जनता पार्टी से ये जानना चाहता है कि आखिर महामहिम से आखिर क्या स्थिति है। उनको कार्यक्रम का एक तरह से वो कार्यक्रम में भाग भी ना लें, क्या महामहिम को पूरे जब एक पहली बार स्वतंत्र भारत में पहली बार नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, चलिए आप उद्घाटन कराने के लिए तैयार नहीं है, माननीय मोदी जी उद्घाटन कर ले, लेकिन उसके बावजूद भी महामहिम की उपस्थिति से क्या समस्या है? उन्हें पूर्व महामहिम अगर वहां पे आते तो उससे क्या समस्या है? ये समस्या है। मामला ये मुद्दों की कमी की नहीं है, मामला है राष्ट्रपति और राष्ट्रपति भवन जो एक महत्वपूर्ण संवैधानिक जगह है उसके उपस्थिति का। देखिए पूरे मामले को ये चीज समझना पड़ेगा कि अगर हम लोग पूरे संसद के पूरे संरचना को देखते हैं कि राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, वहां पे माननीय प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल के सदन के नेता है वो, और भारत में एक तरह से वो एक सबसे ताकतवर पद है, इसमें भी आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन आखिर संवैधानिक शब्दावली में संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है? हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं। आज अगर कोई कानून पारित होगा तो वो राष्ट्रपति महोदय के पास ही जाना है। तो आखिर इस पूरे राष्ट्रपति जो सत्र का पहले सत्र का अभिभाषण होगा उसमें तो राष्ट्रपति महोदय पहुंचेंगी ही। और अगर देखा जाए तो संसद भवन के निर्माण में, संसद भवन के अगर निर्माण देश को समर्पित किया जा रहा है तो लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार है, उसका हक बनता है। उसमें दिक्कत क्या है? मैं तो कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने बनाया, पूरा देश ही जान रहा है। हम लोगों ने लगातार उनको निरीक्षण परीक्षण करते हुए देखे है ना, क्योंकि यही सारे तर्क तो छत्तीसगढ़ और मणिपुर में दिए गए थे। यही सारे तर्क इंदिरा गांधी ने पहले दिए थे, यही सारे तर्क राजीव गांधी ने दिए थे। तो आपके बारे में स्थिति बदल कैसे सकती है? कोई स्थिति नहीं बदली है। मैं कह रहा हूं कि अगर पहले गलत चीज किया गया तो क्या भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस की गलतियों को दोहराने के लिए % बहुमत में? यानी आप मानते हैं कि पहले कांग्रेस से गलती हुई थी? अगर कोई गलती आपको लगता है कि कांग्रेस से गलती हुई थी? आप बीजेपी को कम से कम मतलब जो सुधार है वो बीजेपी करेगी, आपको उम्मीद है, आपको विश्वास है? मैं इसलिए कह रहा हूँ अभी भी समय है। मेरा मानना है कि यहाँ पे कोई ये एक ऐसा मांग है जो विशुद्ध संवैधानिक मांग है, इसमें राजनीति कहीं दूर दूर तक नहीं है। संवैधानिक एक तरह से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है ये। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में महामहिम के पद की एक तरह से उनको सम्मान। चलिए इसका जवाब ले लेते हैं धनंजय जी से। उसके बाद मैं आ रहा हूँ विनोद मिश्रा जी के पास। धनंजय जी आप जल्दी से इसका जवाब दीजिए जी। कितनी अद्भुत बात है
वो मान रहे कि सब गलती हमसे हो गई, हमसे सारी गलतियां हो गई हैं, हमसे गैर संवैधानिक काम हो गया है, लेकिन आप मोदी जी को मत उद्घाटन करने दीजिए। हमारी समस्या ये है पॉपुलर है। राहुल लाल जी आपके बीच में बोला था क्या? मैं ये बीमारी मुझे बहुत एक लाइन बोला है हमने कि आप मोदी जी से कराइए, लेकिन राष्ट्रपति आप को ही तो बोल बुला लीजिए। लीजिए। मैं कह रहा हूं राष्ट्रपति जी को भी बुला लीजिए ना धनंजय जी। ये बोलना था पहले आपने ना? चलिए जवाब कोई नई बात कर रहे हैं क्या? मैं उसी का जवाब मैं चाह रहा हूं। नहीं, चलिए बोलने दीजिए, अपनी अपनी बारी में बोलिए भाई। चलिए जी। नहीं, मैं यही कह रहा हूं, समस्या को की जड़ में जाइए। क्या है? तब से हमसे गलती हो गई, हमने मणिपुर में भी गलती की, छत्तीसगढ़ में भी गलती की, एनएक्सी के उद्घाटन में भी गलती की, लाइब्रेरी को, लेकिन आप सही करिए, मोदी जी को उद्घाटन मत करने दीजिए। ये अजीब बीमारी है, अजीब विडंबना है। इस देश का जनमानस, इस देश का आम आदमी देख रहा है कि किस मानसिकता के लोग जो एक दलित को राष्ट्रपति बनाने वाले नरेंद्र मोदी का विरोध करते हैं, जो एक चाय वाला कहकर उनको अपमानित करते हैं, जब सदन में को सम्मान देते हैं, मोदी जी झुक करके जिस सदन के सामने सर झुकाते हैं उसका भी उपहास करते हैं। आज सदन की गरिमा को, राष्ट्र के वैभव को, राष्ट्र के गौरव को जिस तरह से दुनिया में एक स्थान पर ले जा रहे हैं, इनको लगता है कि ये ऐतिहासिक न हो जाए। ये कैसे अलग हो जाएगा? देश में सारे संसाधनों का, सारी चीजों का, सारी जगहों का नाम फलाना गांधी, फलाना ये परिवार को होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी मतलब एक परिवार। सारे विपक्ष की समस्या सिर्फ एक है, इस देश के जनमानस में नरेंद्र मोदी जिस तरह से बैठे हुए हैं, तथा स्फूर्त जिस तरह से इस देश की आम जनमानस नरेंद्र मोदी के यशोगान में, गुणगान में और उनके साथ लगी हुई है। ये देख लीजिए, ये घटना ऐतिहासिक होगी। नरेंद्र मोदी जिसका उद्घाटन करेंगे और देश का जनमानस, लोकतंत्र सही अर्थों में बहाल होगा, लोकतंत्र, लोक आस्था बहाल होगी जब आम आदमी का सपना साकार होगा। गुर्बत से शोहरत तक का सफर करने वाला एक आम आदमी, एक गांव गरीब किसान नौजवान का बेटा संसद का उद्घाटन कैसे कर देगा? जो कि कांग्रेस पार्टी में क्या है, एक परिवार का दल है और बाकी जो क्षेत्रीय दल है वो भी एक परिवार तक सीमित है या एक व्यक्ति तक सीमित है। कुछ दल तो ऐसे। धनंजय जी आपका पॉइंट आ गया। विनोद मिश्रा जी, जब ये धनंजय जी कहते हैं कि भाई लोगों की आस्था एक बार फिर से कहीं ना कहीं प्रतिस्थापित होगी, तो ये जो सेंगोल को दोबारा जो स्थापित करने की बात हुई है, इसको भी आप देखते हैं। मैं इसको चर्चा में लाना चाह रहा था, लेकिन दरअसल ये बात ही इतनी लंबी खिंच गई कि क्या इसका विरोध किस तरह से आप देखते हैं? ये भी विरोध के लिए विरोध है। निखिल, देखिए दिक्कत क्या है कि हमारे पास हमारे बहुत सम्मानीय गेस्ट हैं राहुल लाल जी, लेकिन उनके साथ क्या है कि वो राजनीतिक विश्लेषक तो हैं, बनते भी हैं, लेकिन वो पार्टी प्रवक्ता की लाइन से बाहर नहीं जाते हैं। उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि ये देश का एक अलग दौर है, एक नया दौर का ये देश है। यहाँ वो पुरानी बातें नहीं चलती है। आप जब इतिहास की बातें और उसके परिप्रेक्ष्य की बातें रखते हैं तो आप कहीं ना कहीं से राजनीतिक रूप से लोगों को भरमाते हुए दिखते हैं। रही बात कि आपने जो सेंगुल का मामला उठाया है वो कितना इंपॉर्टेंट है, शायद राहुल लाल जी इसकी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इनके पार्टी के लाइन से वो सूट नहीं करता है। अब तो कई ऐसे राजनीतिक विश्लेषक हैं वो कहने लगे हैं कि कांग्रेस के बाइकआउट का असली मकसद वो सेंगुल ही है, वो सिर्फ बहाना है जिस बहाना से वो पीएम मोदी का नाम ले रहे हैं और राष्ट्रपति का नाम ले रहे हैं, लेकिन दरअसल दर्द उस सेंगुल को लेके है जो जवाहरलाल नेहरू उस चीज को स्थापित नहीं कर पाए थे, उसको प्राइम मिनिस्टर मोदी करने जा रहे हैं। अब वो है क्या ये सेंगुल? अब ये देखिए कि देश की परंपरा, देश की धरोहर, देश की विरासत को याद करते हुए जब ये सत्ता का हस्तांतरण हुआ था ब्रिटिश के दौर में, माउंटबेटन ने उसी सत्ता के इस प्रतीक को, जो इसको राजदंड कहा जाता है, जिस सेंगुल की बात आप कर रहे थे, उसको ही हस्तांतरित करके सबसे पहले उसी दंड को देकर जवाहरलाल नेहरू को उसने एक विधिवत रूप से ये सत्ता का हस्तांतरण किया था। राजगोपालाचारी तमिलनाडु के उन सारे विद्वानों के साथ में उस भूमिका में थे और उन्होंने ये संपन्न कराया था। आपने उनके परपोते का बाइट भी चलाया है और उस बात को, उस इमोशन को आप समझ सकते हैं। लेकिन आज आप देखिए समाजवादी पार्टी के सांसद से लेके कई लोग अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ये प्रतिक्रिया क्यों शुरू हुई है? तो इसका मतलब, मकसद इसलिए ये था, ये शुरू इसलिए हुई है कि नेहरू जी को जब मिला था तो उन्होंने इस बात को छुपा ली। उन्होंने उसको संसद भवन में रखने के बजाय प्रयागराज के म्यूजियम में रखवा दिया था। आज वहां से उठ के वो जो दंड है, वो जो आप कह सकते हैं कि राजदंड और भारत के उस चोल साम्राज्य से लेकर गुप्त और मौर्य साम्राज्य का ये प्रतीक जो बना था, भारत की शासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था, न्याय की व्यवस्था के उस प्रतीक को सामने में लाया जा रहा है। तो जहां भी बात है कि लोगों को इस बात से परेशानी होने लगती है क्योंकि ये नैरेटिव वाला जो दौर था वो खत्म होने जा रहा है। आज जब प्राइम मिनिस्टर को आपने बताया था, आपने अभी एक बाइट लगाया था जो प्राइम मिनिस्टर को कहते हुए
कि वो दौर जो है भारत की जो पहचान बन रही है, विश्व गुरु भारत को जो लोग जान रहे हैं, वो उसके भारत के संस्कृति, भारत की परंपरा और भारत के जो शाश्वत जो उसका एक अपना एक रहा है, गौरव रहा है, उसको लोगों का एहसास होने लगा है। और ये जो उसका आप राजदंड की बात करते हैं, सेंगुल की बात, ये शायद बहुत से राजनीतिक ऐसे दल हैं जिनको ये सूट नहीं कर रहा है, और इसलिए ये बहुत संभव है कि कांग्रेस सहित और विपक्षी पार्टियां जो है इस बात को भले ही नहीं बोले, क्योंकि इसकी परंपरा को नेहरू जी ने शुरुआत की थी, तो लेकिन इसके विरोध में वो इस उद्घाटन समारोह का बहिष्कार कर रहे हैं। जी हमारे पास समय समाप्त हो गया है, लेकिन उसके बावजूद मैं चाहूंगा कि 30 सेकंड में राहुल लाल जी, पहले आप और उसके बाद धनंजय जी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। राहुल लाल जी, क्यों नहीं समझा जाए कि जब सिंगुल का भी विरोध कर रहे हैं तो ये विरोध के लिए विरोध है, और इसका ये विरोध सिर्फ विरोध नहीं है, सियासी है। सेंगुल का देखिए एक चीज जान लीजिए, जो अब कहा जा रहा है कि उसको छुपा दिया गया, उस पूरे पार्टी को ना तो छुपाया गया था, उसको उस समय यह माना गया कि भाई एक तरह से वो सत्ता परिवर्तन माना गया, और सत्ता परिवर्तन यह माना गया कि गुलामी सब लोग एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में आ गए, तो वो सत्ता परिवर्तन के रूप में एक तरह से उसे म्यूजियम में स्थान दिया गया। ऐसा करके कहीं से भी उसे महत्वहीन बनाने का कोई प्रयास नहीं था। महत्वहीन बनाना होता तब तो फिर उस परंपरा का निर्वहन ही नहीं किया जाता। तो इसलिए प्राचीन परंपराओं को लेकर जो चौल साम्राज्य से चला जा रहा था उसका पूरा सम्मान किया गया था। दूसरा एक चीज मैं जरूर कहूंगा, बार बार तमाम बीजेपी के प्रवक्ता एक चीज लाइन दे रहे हैं कि जब ये राष्ट्रपति, अभी तो इनको जो है कि आदिवासी राष्ट्रपति का इतना प्यार नजर आ रहा है, लेकिन जब निर्वाचन हो रहा था विरोध कर रहे थे। देखिए जब निर्वाचन था तो तमाम लोग भारतीय लोकतंत्र के अंतर्गत उस निर्वाचन में अभी सेंगोल पे बात करिए, सेंगोल पे बात करिए। अब बोल चुके हैं धनंजय जी, बहुत जल्दी से अपनी बात खत्म करिए, मेरे प्रोड्यूसर लगातार कह रहे हैं कि इसको वाइंड अप करो जी। देखिए ये सोया हुआ सनातन चैतन्य है, सजग है, वो दौर कुछ अलग था, ये दौर कुछ अलग है। ये दौर सियासत का अंधेरा जो मिट रहा है और सनातनी संस्कृति का जागृति का काल आ रहा है, तो बहुत लोगों को दिल में मलाल आ रहा है कि ये हो क्या रहा है, ये सनातनी संस्कृति का ध्वजवाहन फिर से कैसे हो रहा है। लुटियन का जिस लुटियन ने जिस संसद को बनाया उसको लूट का केंद्र बनाने वाले, जब लोकतंत्र और जनतंत्र की नींव खड़ी हो रही है, जो लोकतंत्र और जनतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है, महामहल खड़ा हो रहा है, तो इनकी दिक्कत हो रही है। इनका जहां जनता की बाँचें किल रही है, वहां ये लोग पीछे से खड़ा होकर के तमाशा देख रहे हैं। परेशानी विपक्ष की क्या है कि आज नरों में इंद्र होते हुए व्यक्ति के द्वारा किस तरह से तिल तिल जल जल प्राणों की वर्तिका बना राष्ट्र के निर्माण को अहर्निश सेवा मह करके राष्ट्र को किस स्तर पर ले जाया जा रहा है, कैसे देश आगे बढ़ रहा है। जी होती थी उनकी समस्या बढ़ती जा रही है। चलिए ठीक है, चलिए आप दोनों ने अपनी बात कर दी, हम चर्चा को अब फिर इस पर किसी दिन और करेंगे। अभी 28 तारीख से पहले इस पर चर्चा एक बार और कर लेंगे। विनोद जी आपका, राहुल लाल जी आपका, धनंजय गिरी जी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपने विचार थैंक यू।